गुड इवनिंग डियर कैंडिडेट्स। तो अभी है हमारा डे 7 और डे 7 पे आज हम क्या करने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो पहले हम सबसे पहले करने वाले हैं एक रीडिंग, एक पैसेज की, और आपको उस पैसेज की नोट मेकिंग बनानी है और प्रेसी राइटिंग करनी है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। आपको उससे करना है नोट मेकिंग और प्रेसी राइटिंग। आप कोई भी HPSC के पुराने किसी भी एग्ज़ाम का रीडिंग पैसेज लेकर उसकी नोट मेकिंग और प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस करें। सेकंड, आप लोगों को मैंने प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ने के लिए बोला था, तो आई होप आपने कर लिया होगा। और तो आज आप उन सभी टेंसेस को दोबारा से रिवाइज़ करें, उनके रूल्स को रिवाइज़ करें। ख़ास तौर पर कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ आप लोग गड़बड़ करते हैं, तो उनको आप ज़रूर कवर अप करें। फिर थर्ड है राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। तो आज आप किसी भी ग्रामर बुक से, किसी भी राइटिंग स्किल बुक से, 9th 10th की बुक से एक फॉर्मेट अच्छे से समझें, फॉर्मल लेटर कैसा लिखा जाता है। और नहीं तो आप नेट की भी हेल्प लें और फॉर्मेट अच्छे से समझें और 1-2 लेटर्स की प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 2 लेटर्स की आज प्रैक्टिस करें। ये पूरा वीक आप ना लेटर राइटिंग का ज़रूर करें। आई एम डैम श्योर कि आपको एक फॉर्मल लेटर आएगा ही आएगा 10 मार्क्स का। तो अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से नहीं पता होगा तो वहाँ आप लोगों को के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और आज हम करने वाले हैं हमारा लास्ट शेक्सपियर ट्रेजेडी। ट्रेजेडी कह रही हूँ मैं क्योंकि अभी कॉमेडीज पेंडिंग है। तो आज हम करने वाले हैं हैमलेट, जो कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी माना जाता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट हैमलेट। तो हैमलेट जो है, ऑब्वियसली हम सबको पता है, इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये 1602 में लिखा गया था और मैकबेथ से भी वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रेजेडीज, सो लाइटर इन वॉयलेंस देन मैकबेथ। और मैकबेथ में जितना मतलब खून खराबा था उसी के टक्कर का आप मान सकते हो इसको भी, लेकिन थोड़ा एक लाइटर मूड में है ये, मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी। और ज़्यादातर इसमें जो ट्रेजेडी आपको मेंटली हैम्पर करती है ऑडियंस को, और साथ में जो ड्रामेटिस जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनको। और ये आप ध्यान रखें कि शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है और इसमें कैरेक्टर्स काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड हैं। सेटिंग क्या है, डेनमार्क कंट्री की है, और डेनमार्क में जो हैमलेट का कैसल है, जो उसका महल है, जिसको एल्सीनॉर बोलते हैं। प्लीज़ नोट कर लें अपनी नोटबुक में, हैमलेट का ये जो सेटिंग है वो डेनमार्क के एल्सीनॉयर की है। कहाँ की है? एल्सीनॉयर की, हैमलेट का कैसल है जहाँ पर। अब सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो अभी आप एकदम अपने कान खुले रखें। अगर आपने कैरेक्टर्स अच्छे से समझ लिए तो आपको स्टोरी समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है हैमलेट। हैमलेट प्रिंस हैमलेट है एक्चुअली ये, और ये डेनमार्क का प्रिंस है। इसके जो फादर हैं हैमलेट सीनियर जो हैं वो 2 महीने पहले ही मारे जा चुके हैं, मर चुके हैं। और ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है जर्मनी में। और जब उसको पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है तो वो वापस आता है जर्मनी से, तो उसको डिप्रेशन और एंगर इश्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो हैमलेट की जो एज है वो 30 ईयर्स ओल्ड के करीब मानी जाती है, प्लस जो रीज़न है उसके फादर की डेथ के, वो उसको एंगर और स्ट्रेस इश्यूज देते हैं। ये डेनमार्क का प्रिंस है और इनकी मम्मी का नाम है गर्ट्रूड। ठीक है, प्लीज़ नोट कर लें, क्वीन गर्ट्रूड। लेकिन इनके फादर जो थे वो थे लेट किंग हैमलेट। ठीक है, उन दोनों का बेटा है ये। और ये जो अभी जो राजा बने हैं क्लॉडियस, उसका नेफ्यू है, यानी कि चाचा भतीजा हुए। क्लॉडियस चाचा हुआ और वो हैमलेट जो है, प्रिंस हैमलेट है, वो भतीजा है। हैमलेट क्या है? एक मेलनकली, उदासी से भरा हुआ आदमी है, बिटर है, साइनिकल है। साइनिकल मतलब थोड़ा सा सन की भी हो जाता है, कई बार पागलपन वाली हरकतें भी करता है ये। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत है फॉर हिज अंकल स्कीमिंग एंड डिस्गस्ट फॉर हिज मदर सेक्सुअलिटी। अपने अंकल, उसका अंकल जो भी प्लॉटिंग करता है, स्कीम्स बनाता है, उसके लिए वो उसको नफ़रत करता है। वैसे अपने मदर के का जो लस्टफुल बिहेवियर है
उसके कारण भी वो अपनी मदर से डिसगस्ट फील करता है, उसको उनकी मदर डिसलाइक करता है, अच्छी नहीं लगती है उनको, हैमलेट को। और उनकी जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो विटनबर्ग है। और पूरे प्ले में आप देखोगे कि हैमलेट जो है बड़ा इनडिसाइसिव है, हेजिटेंट है, और कुछ टाइम पर वो प्रोन टू रैश एंड इम्पल्सिव एक्ट है। कभी कभी तो बड़ा ही इनडिसिजिव हो जाता है, उसको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, वो हेजिटेट करने लग जाता है। और कभी कभी वो इतना प्रोएक्टिव हो जाता है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इम्पल्सिव चीज़ें कर रहा है। ये तब करता है इम्पल्सिव चीज़ें जब वो मैड होने का दिखावा करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है क्लॉडियस। क्लॉडियस कौन है? वो अपने भाई की डेथ के बाद, यानी कि किंग हैमलेट की डेथ के बाद राजा बनता है, और उसकी जो राजा की रानी जो होती है क्वीन गर्ट्रूड, उससे शादी कर लेता है, यानी कि वो अपनी भाभी से शादी कर लेता है। और अभी प्रेजेंटली ये राजा है डेनमार्क का, हैमलेट का अंकल है, और हैमलेट के फादर को किल करके वो एक्चुअली राजा बनता है। और ये प्ले का एंटेगनिस्ट बोल सकते हैं, विलेन बोल सकते हैं क्लॉडियस को। और बड़ा ही कैलकुलेटिंग है, एम्बिशियस है, पॉलिटिशियन है, और साथ में ड्रिवन बाय हिज सेक्सुअल एपेटाइट्स एंड हिज लस्ट फॉर पावर। और ये भी अपनी सेक्सुअल जो एपेटाइट है, जो इसकी हंगर है, उसको मिटाने की कोशिश करता है और अपनी भाभी से ही शादी कर लेता है, और इसके अंदर पावर के लिए भी एक लस्ट है। फिर आती हैं रानी गर्ट्यूड। रानी गर्ट्यूड जो हैं हैमलेट की मदर हैं, और उसने क्लॉडियस से, अपने देवर से बाद में शादी कर ली है, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद ही। और हैमलेट इस बात से काफ़ी गुस्सा है उस पर। और ये एक ऐसी रानी जो अपना सोशल स्टेटस, मॉरल वैल्यूज़ की अपेक्षा वो अपने सोशल स्टेटस को ज़्यादा अप दिखाने की कोशिश करती हैं। फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है पोलोनियस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? राजा हैमलेट, उसका बेटा हैमलेट, प्रिंस हैमलेट, उनकी राजा हैमलेट की वाइफ गर्ट्रूड, और उसका भाई क्लॉडियस जो कि बाद में गर्ट्रूड से शादी कर लेता है। अब नेक्स्ट आता है पोलोनियस। पोलोनियस जो है वो कौन है? वो क्या है? द लॉर्ड शैम्बरलिन ऑफ क्लॉडियस कोर्ट है। तो डेनमार्क के कोर्ट का वो लॉर्ड शैम्बरलिन है, ठीक है। पॉम्पस है, कनाइविंग ओल्ड मैन है, राइट। पॉम्पस मतलब आप ये मान के चलें कि जो पावर और लस्ट से भरा हुआ एक अभिमानी जो होता है, वैसा आदमी है जो अपने स्वाभिमान को ऊपर रखता है ना, जिसके लिए अपना स्वाभिमान, डिक्टेटिंग जिसका बिहेवियर होता है, उसको हम पॉम्पस बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ लॉरेट्स एंड ओफेलिया, और उसके 2 बच्चे हैं, एक है लॉरेट्स और एक है ओफेलिया। लॉरेट्स बेटा है और ओफेलिया उसकी बेटी है। अब ओफेलिया पोलोनियस की बेटी है, लॉरेट्स की बहन है, और हैमलेट ने ना उसके लिए काफ़ी सारे लव लेटर्स लिखे हुए हैं पहले से ही, और एंड शी इज़ स्मिटन विद हिम, और वो उसके साथ पूरी तरह से प्यार में लिप्त है, उसको पाना चाहती है, और हैमलेट इज़ इन लव विद हर। बट जो ओथेलो है ना, वो एक्चुअली हीरोइन है इस पूरे प्ले की। और मैंने क्या बोला? ओथेलो बोल दिया, सॉरी। ओफेलिया जो है ना वो हीरोइन है इस प्ले की। और ये एक, जैसे हम अपने कैरेक्टर्स देखते हैं ना कि जो थोड़ा सा दब्बू सा कैरेक्टर होता है, वो अपने फादर की भी बात मानती है, अपने अपने भाई की भी बात मानती है, अपने लवर को भी पूरा प्यार करती है, लेकिन थोड़ी सी चुप सी रहती है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ नहीं कर रही है, लेकिन उसके अंदर भी एक इमोशनल ट्रॉमा चलता रहता है। तो एक तरह से ओफेलिया को जो कैरेक्टर ना, वो कहीं ना कहीं एक विमेन स्टेटस को भी शो करता है इस पूरे प्ले में। फिर नेक्स्ट है लॉरेट्स। जो लॉरेट्स है वो पोलिनियस का बेटा है, ओफेलिया का भाई है, और बहुत सारा टाइम वो फ्रांस में ही बिताता है, लेकिन वो पसंद नहीं करता कि उसकी जो बहन है वो हैमलेट के साथ इन्वॉल्व हो, और वो पैशनेट है, क्विक टू एक्शन है, और एक तरह से ना ये हैमलेट का पूरा फॉयल है। मैंने आपको जब शेक्सपियर ट्रेजेडी करवाया हुआ है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी, तो वहाँ मैंने फॉयल का मीनिंग बताया। फॉयल क्या होता है ना, किसी एक कैरेक्टर का जो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो कैरेक्टर होता है उसको फॉयल बोलते हैं। अब हैमलेट कैसा है? बड़ा ही इनडिसिसिव है ना, वो अपने डिसीजन एकदम से क्विक नहीं ले पाता है। वहीं पर लॉरेट्स क्या है? वो पैशनेट है और क्विक है एक्शन करने में। तो ये एक तरह से हैमलेट का फॉयल है इस पूरे प्ले में।
फिर नेक्स्ट आता है होरेशियो। होरेशियो प्रिंस हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है, वो भी डेनमार्क से है और वो होरेशियो के साथ ही उसका कॉलेज मेट रह चुका है जर्मनी में, जहाँ उसकी यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा 2 और फ्रेंड्स हैं। कौन कौन से हैं, प्लीज़ आप अपने नोटबुक में सारे कैरेक्टर्स आई होप नोट कर रहे होंगे। रोजेनक्रेट्ज एंड गिल्डेनस्टर्न, प्लीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रोजेनक्रेट्ज एंड गिल्डेनस्टर्न। तो रोजेनक्रेट्ज एंड गिल्डेनस्टर्न जो हैं ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं हैमलेट के, लेकिन राजा इनको बुला लेते हैं, यानी कि क्लॉडियस इनको बुलाता है, समॉन करता है इनको कोर्ट में, और ये अपने आप में बड़ा ऐसे खुश हो जाता है, अरे वाह हमें तो ना कोर्ट में बुला रहे हैं, राजा हमें सम्मान दे रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, जो कोर्ट में यानी कि जो राजा ने जो षड्यंत्र रच रखा था उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से फ्रेंडशिप के नाम पे धब्बे वाली चीज़ होगी। अब ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं रोजेनक्रेट्ज एंड गिल्डेनस्टर्न, ये फॉयल बन चुके हैं होरेशियो का, क्योंकि देखो होरेशियो भी फ्रेंड है और ये दोनों भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन होरेशियो ट्रू फ्रेंड है, ये फेक फ्रेंड्स है। अब एक और आता है फोर्टिनब्रास। अब इसको और समझिए, ये क्या है, ये एक दूसरे देश का प्रिंस है और इसके भी फादर जो हैं ये भी हैमलेट का फॉयल बनता है। कैसे बनता है, सेम सेम सी कैरेक्टरिस्टिक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि लास्ट में हैमलेट तो मर जाता है लेकिन ये जिंदा होता है और इसके हाथ में मतलब सारी पावर, फिर पूरे डेनमार्क की पावर आ जाती है। ये नॉर्वे का प्रिंस है और इसके फादर भी जैसे हैमलेट के फादर मरे थे वैसे ही मरे हुए हैं, और वो भी चाहता है कि मैं भी ना बदला लूँ, और सीकिंग रिवेंज बाय रिक्लेमिंग द लैंड दैट डेनमार्क टुक ड्यूरिंग द प्रीवियस वॉर। और इसको मारने वाले मतलब डेनमार्क के ही राजा थे, यानी कि जो राजा हैमलेट थे जिस टाइम पर, उस टाइम पर इसके फादर मरे थे और वो बदला लेना चाहते थे डेनमार्क से। और हैमलेट के सिमिलर ये और उसकी सिमिलर ही उसके अंकल जो है वो अब किंग ऑफ नॉर्वे बन चुके हैं। तो ये एक फॉयल ऑफ हैमलेट हो जाता है एक तरह से। अब स्टोरी सुनो क्या है, मैं आपको सिर्फ एक स्लाइड में स्टोरी कंप्लीट करवानी, उसकी डिटेल्ड समरी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैमलेट का अंकल जो है वो मर्डर करता है उसके फादर का और फिर उसकी मदर से शादी कर लेता है ना, और हैमलेट का अंकल राजा बन जाता है। और हैमलेट फिर दिखावा करता है कि जैसे वो पागल हो गए ताकि वो बदला ले सके इन सब सारी चीज़ों का। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो गोस्ट है ना, जो गोस्ट जो है वो ऐसा माना जाता है जो राजा मारा जा चुका है, किंग हैमलेट जो है उसका गोस्ट ऐसा दिखावा सा होता है, ऐसा दिखने में आता है, एक मतलब झलक भर होती है हैमलेट के जो फादर छोड़कर जा चुके हैं उसके उनकी। और ये इसको उसके भाई ने यानी कि क्लॉडियस ने ही मार दिया था। और ये गोस्ट, ये जो भूत बन के आता है, किंग हैमलेट का भूत जो आता है, वो अपने बेटे को बोलता है कि तुम, मुझे मारा गया है, मैं खुद से, मेरे को सांप वाप ने नहीं मारा है, तो तुम मेरी मौत का बदला लो। तो इस जो पूरा ड्रामा है, इसके थीम्स जो हैं इनडिसीजन है, इनएबिलिटी टू एक्ट है, अनसर्टेनिटी है, कई बार इम्पल्सिविटी भी आती है जैसे लॉरेट्स के कैरेक्टर में आती है। और जब जो हैमलेट है वो अपने आप को पागल दिखा रहा है तो वहाँ पर भी इम्पल्सिव नेचर है उसका। इम्पल्सिव नेचर मतलब कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, एकदम आउट ऑफ इम्पल्स आप एकदम रिएक्ट जो करते हो उसको इम्पल्सिविटी बोलते हैं। डेथ्स हैं, सुसाइड हैं, और मोटिव क्या है कि डिके दिखाया गया है ऐसे आपको ना। जब हैमलेट जो है ग्रेवयार्ड में जाता है तो वहाँ पर उसको ना फिर एज प्रूफ सड़े हुए वो मिलेंगे, स्कल मिलेगा, जो सिर की खोपड़ी जो होती है वो भी मिलेगी। तो कुछ ऐसे मोटिव भी दिखा रखे हैं जो ऑडियंस के अंदर एक बड़ा ही एंथू रेज करते हैं। इसकी जो बिगनिंग है, देखो मैंने आपको बता रखा है कि शेक्सपियर के जितने भी ट्रेजेडीज हैं उनमें आप 5 एक्ट्स मान के चलें, तो कोई भी ट्रेजेडी हो तो आप ये एक कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं कि 5 एक्ट्स हैं। और 5 एक्ट्स का ये पार्टिकुलरली 5 पॉइंट्स होते हैं। एक बिगनिंग होगी, तो बिगनिंग में जो गोस्ट है वो ऑर्डर देता है कि तुम बदला ले लो। फिर राइजिंग एक्शन क्या हो जाएगा, हैमलेट पागल हो जाता है। फिर क्लाइमैक्स होता है एक पीक पहुंच जाना एक तरह से, है ना, एक ऊंचाई पर पहुंच जाना कि अब इसके बाद क्या होगा, अब तो कुछ ना कुछ होके ही रहेगा। तो वो वाली जो चीज़ होती है उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं। तो हैमलेट डज थिंग्स, पुट्स ऑन अ प्ले, बिरेट्स हिज मदर, किल्स पोलोनियस, ये सब क्लाइमैक्स का पार्ट होता है। काउंटर स्ट्रोक, अब उसके बदले में काउंटर स्ट्रोक क्या होना शुरू हो जाता है
बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो एक षड्यंत्र रचते हैं हैमलेट के अगेंस्ट, और उसको इंग्लैंड भेजा जाता है 14 ब्राज, ऑफेलिया और लारेट्स के साथ। और फिर अंत में रेजोल्यूशन लिया जाता है कि हैमलेट माफ़ी मांगता है और राजा को मार देता है और ख़ुद भी मर जाता है। तो ये 5 एक्ट्स इस तरह से डिवाइडेड हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम समरी देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।